हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और गाइस, आज हम वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का माइटोसिस फेज। तो गाइस, माइटोसिस फेज जो होता है ना, जो आपका एम फेज होता है, वो बहुत ही ड्रामेटिक फेज माना जाता है सेल साइकिल का। ऐसा क्यों? क्योंकि बेसिकली इस टाइम पे आप समझ रहे हैं कि आपका जो जो आपका न्यूक्लियर मटेरियल है वो डिवाइड कर रहा है, जो पूरा साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड कर रहा है, जितने सेल ऑर्गेनल्स हैं, है ना? तो वो सारे डिवाइड कर रहे हैं, है ना? तो बेसिकली आपका जो पूरा कंटेंट है सेल का, जो पूरे कंपोनेंट्स हैं सेल के, वो क्या हो रहे हैं? रीऑर्गेनाइज हो जा रहे हैं, है ना? और एक सेल से दो सेल बन जा रहे हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज आप देखिए क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स का कंटेंट है, जो क्रोमोसोम नंबर है, वो आपका जो डिवाइड होने के बाद पेरेंट और प्रोजेनी सेल है, जो दो सेल्स डिवाइड होके बन रहे हैं, उसमें सेम होता है ना? तो मतलब जो पेरेंट सेल है पहले, उसका जो क्रोमोसोम नंबर है टोटल, और जो आपके डॉटर सेल्स बने, है ना, जो प्रोजेनी सेल्स बने, उनका अगर आप नंबर देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि आधे आधे होकर डिवाइड होके, वो क्या है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जो पेरेंट सेल में है और जो प्रोजेनी सेल में है। इसके वजह से गाइस, इस डिवीजन को हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। तो कभी आपसे कोई पूछे कि कौन सा सेल डिवीजन इक्वेशनल डिवीजन है, तो वो कौन सा है? वो है माइटोसिस। वो है माइटोसिस। ठीक है। अब गाइस, अगर हम बात करें कि जो है माइटोसिस में होता क्या है एग्जैक्टली तो आपका जो माइटोसिस है ना, वो चार फेजेस में डिवाइड होता है। ठीक है, वो चार फेजेस या चार स्टेजेस में डिवाइड होता है। कौन कौन से हैं वो स्टेजेस? पहला है आपका प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज, और चौथा है टीलोफेज। ठीक है। तो बेसिकली आपका सेल डिवाइड करने के लिए ये चार स्टेजेस से गुजरता है। ठीक। अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके, देखते हैं पहला जो स्टेज होता है वो क्या होता है एग्जैक्टली। तो पहले देखते हैं कि प्रोफेज जो होता है वो क्या होता है एग्जैक्टली। अब गाइस, प्रोफेज क्या है? पहला फेज है। तो किस किस एग्जैक्ट फेज के बाद प्रोफेज स्टार्ट हो रहा है? लास्ट वीडियो जो हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था दो दो जो है स्टेजेस होते हैं सेल साइकिल में, या दो फेजेस होते हैं। एक होता है इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज, है ना? और फिर हमने क्या पढ़ा था कि जो तो बेसिकली ऐसे सेल साइकिल है, उसमें एक होता है ऐसे कुछ, है ना, इतने दूर तक इंटरफेज, है ना? और दूसरा क्या होता है? एम फेज, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, माइटोसिस का फेज। अब हमने बोला माइटोसिस फेज में चार जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। वैसे इंटरफेज में क्या होता है कि तीन अलग अलग स्टेजेस होते हैं। एक होता है G0, ये दूसरा होता है S, तीसरा होता है, सॉरी, एक होता है G1, दूसरा होता है S, और तीसरा होता है G2। ये होता है गैप वन फेज, ये होता है सिंथेसिस वाला फेज, और ये होता है गैप टू। ठीक है। और इसके बाद माइटोसिस शुरू होता है। तो आपका जो प्रो फेज है ना, वो ये वाला स्टेज है जो G2 के बाद आ रहा है। तो बेसिकली आपका गैप वन, S, फिर गैप टू, और फिर माइटोसिस में घुस जाता है और प्रोफेज में चला जाता है। तो आपका प्रोफेज क्या है? पहला फेज है माइटोसिस का, जो कि S और G2 के बाद आ रहा है। ठीक है। और एस और जी टू के टाइम पर हो क्या रहा है? डीएनए, नया डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है ना? डीएनए रेप्लिकेट होकर नया डीएनए बन रहा है। अब ये जो नए डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं गाइस, वो क्या होते हैं कि डिस्टिंक्ट होते हैं, वो इंटरट्वीन्ड नहीं होते हैं। ठीक है। तो प्रोफेज का जो स्टार्टिंग है, वो किससे हम बोलते हैं कि इनिशिएट हो रहा है? कि आपका जो न्यूली फॉर्म्ड डीएनए है, वो कंडेंस होके क्रोमोसोम मटेरियल बना रहा है। ठीक है। तो आपका प्रोफेज में एंटर करते ही जो न्यूली फॉर्म्ड डीएनए है, जो सिंथेसाइज हुआ है एस फेज में, वो क्या हो रहा है? वो कंडेंस हो रहा है, वो इंटरट्वाइन हो रहा है, और वो क्रोमोसोम मटेरियल बना रहा है। ठीक है। बेसिकली आपकी अनटैंगल होके ये जो पूरा आपका मटेरियल था वो कंडेंस हो गया क्रोमेटिन में। ठीक है। क्रोमोसोम बना दिया, क्रोमेटिन में कंडेंस हो गया। ठीक।
अब क्या हो रहा है कि ये जो आपका क्रोमोसोम बन रहा है वो कैसे हो रहा है, वो आपका इसी तरीके से हो रहा है कि दो क्रोमैटिड्स हैं, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं और वो बीच में सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो आप मान लो कि कुछ पहले जो है वो आपका डीएनए ऐसे ऐसे है, फिर वो क्या हो रहा है कि वो जो है कंडेंस होके क्रोमोसोम बना रहा है, और क्रोमोसोम होता है ऐसे, है ना, यहाँ बीच में होता है सेंट्रोमियर और फिर दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं और वो जुड़े होते हैं सेंट्रोमियर से। ठीक है, तो ऐसे कंडेंस हो गया। ठीक, अभी और क्या हो रहा है उसके साथ, बेसिकली उसके साथ और क्या हो रहा है कि सेल के अंदर बनने शुरू होते हैं माइटोटिक स्पिंडल, जिनसे कि स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। ठीक है, ये कहाँ बनते हैं, बेसिकली ये माइक्रोट्यूब्यूल में बनते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल सेल साइटोप्लाज्म का ही पार्ट है, और सेल साइटोप्लाज्म का प्रोटीनेशियस पार्ट बोलते हैं इसको, प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, ये गाइस हमने सेल्स ऑर्गेनल्स जब कवर करा था तो पूरा कवर करा हुआ है ना, कि माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है ना। तो बेसिकली ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है यही माइटोटिक स्पिंडल बनाता है, जिससे स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। ठीक, तो प्रोफेज का अगर मैं आपको जो है की पॉइंट्स बताऊं कि क्या क्या हो रहा है, तो पहला क्या हो रहा है कि जो क्रोमोसोमल मटेरियल है, जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, दैट कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स, है ना। कैसे क्रोमोसोम, जिसमें दो क्रोमैटिड है, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स है और वो सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो रहा है, माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन इनिशिएट हो रहा है, तो इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। ठीक है, और ये कहाँ हो रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल में हो रहा है, जो सेल साइटोप्लाज्म का पार्ट है। ठीक है, अब अगर गाइज आप इसका डायग्राम भी देखेंगे, ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, अब आप अगर आप अर्ली प्रोफेज देखेंगे, जबकि एकदम प्रोफेज में एंटर कर रहा है, तो क्या हो रहा है, आपको यहाँ पर दिख रहे हैं कि कुछ ऐसे डिस्क्रीट से पड़े हुए हैं, है ना, डीएनए, है ना, बेसिकली। अब अब जो आपका ये डिस्क्रीट सा दिख रहा है आपको डीएनए, वो क्या हो रहा है कि प्रोफेज लेट प्रोफेज तक आते आते आप देखो ये प्रॉपर इंटरट्वीन होके कंडेंस होके क्रोमोसोम बना लिया है इसने। एक और चीज आपको क्या दिख रहा है कि आपका जो न्यूक्लियर एनवेलप था वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया है, पूरी तरीके से गायब तो नहीं है। तो बेसिकली एक और चीज हो रही है कि आपका जो न्यूक्लियर एनवेलप है starts disintegrating। ठीक है, अब गाइस एक चीज अगर आप ध्यान देंगे तो प्रोफेज के एंड तक आपको कोई गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं दिखेगा, कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं दिखेगा। ठीक है, कोई आपको ऐसा सेल ऑर्गेनल नहीं दिखेगा प्रोफेज के टाइम पर। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रोफेज। अब देखते हैं कि मेटाफेज में क्या होता है। मेटाफेज में क्या होता है कि आपका ये जो न्यूक्लियर मटेरियल डिसइंटीग्रेट होना शुरू हुआ था वो पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, तो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, पहले तो ये होता है। ठीक है, फिर आपका जो क्रोमोसोम्स हैं, जो अब क्योंकि आपका न्यूक्लियर एनवेलप ही हट गया, ठीक है, एक जो बाउंड्री थी वही हट गया जिसके अंदर क्रोमोसोम्स थे, तो आपके क्रोमोसोम पूरा स्प्रेड हो जाएंगे साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब क्या है आपका कि क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन भी इस स्टेज तक कंप्लीट हो जाता है। तो होता क्या है कि आपका जो दो सिस्टर क्रोमैटिड से बनी है उस वो किससे जुड़ा होता है, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के ऊपर गाइस एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर, जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर। बहुत बहुत अच्छे से याद रखिएगा इस वर्ड को, पूरा माइटोसिस इस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आपका जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर है वो होता है काइनेटोकोर, वो प्रेजेंट होता है सेंट्रोमियर के सरफेस पे। ठीक है, ये जो है ये आपका साइट ऑफ अटैचमेंट होता है। साइट ऑफ अटैचमेंट किससे, स्पिंडल फाइबर से।
तो जो आपका स्पिंडल बनना शुरू हुआ था प्रोफेज में, मेटाफेज में उससे फाइबर्स बन जाते हैं स्पिंडल से, और जो आपका सेंट्रोमियर है क्रोमोसोम का हर, उस पे एक स्ट्रक्चर होता है काइनेटोकोर, जो कि उस स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाता है। ठीक है, क्या होता है, वो स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाता है। ठीक, अब जुड़ने के बाद क्या होता है कि आपका जो क्रोमोसोम का पोजीशन है वो मूव करके, वो क्रोमोसोम्स मूव करके अलाइन हो जाते हैं एकदम सेल के सेंटर में आकर। ठीक है, क्या होते हैं, अलाइन हो जाते हैं एकदम सेल के सेंटर में। ठीक, तो अब आपके वो एकदम जो बोलते हैं इक्वेटर पोजीशन पे आ जाते हैं। ठीक है, इक्वेटर पोजीशन पे आने के बाद क्या होता है बेसिकली कि आपका जो एक क्रोमेटिड है उससे काइनेट एक तरफ काइनेटोकोर है, वो जो है एक तरफ के पोल से जाकर स्पिंडल फाइबर से जुड़ा हुआ है, दूसरे साइड का जो है वो दूसरे साइड के पोल से जुड़ा हुआ है ना। और जो आपका अलाइनमेंट है इक्वेटर पे, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। जो आपका इक्वेटर पे एक वो प्लेट बन रही है क्रोमोसोम से, उसको बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। ठीक है, तो अगर मैं आपको मेटाफेज के की फीचर्स पूछूं तो वो क्या है, वो एक तो ये है ना, कि आपका जो स्पिंडल फाइबर है, पहला तो ये है कि जो स्पिंडल फाइबर है वो किससे अटैच हो जाता है, वो काइनेटोकोर से जाकर अटैच हो जाता है। तो दैट फाइबर्स दे अटैच टू काइनेटोकोर्स। ठीक है, किस चीज के काइनेटोकोर्स का है, क्रोमोसोम्स के ऊपर है ना। और दूसरा क्या है कि ये जो क्रोमोसोम्स बने, है ना, ये जो क्रोमोसोम से अटैच हुए वो मूव हो जाते हैं, दे आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर। ठीक है, जो इक्वेटर है उस पे मूव हो जा रहे हैं और वो अलाइन हो जाते हैं, एंड दे गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज प्लेट जो हम बोल रहे हैं, तो वो मेटाफेज प्लेट पे जाकर अलाइन हो जाते हैं और किससे जुड़े रहते हैं, स्पिंडल फाइबर से। किससे जुड़े रहते हैं, स्पिंडल फाइबर से, जो कि दोनों पोल से जुड़े हुए हैं, है ना। तो अब इसका डायग्राम देखते हैं। तो पहले क्या हो रहा है कि जब हम मेटाफेज में एंटर कर रहे हैं, न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरीके से इंटीग्रेट हो रहा है, इंटीग्रेट होते ही सारे क्रोमोसोम्स इधर उधर फैल जा रहे हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब यहाँ उसके बाद क्या हो रहा है कि आपका जो सेंट्रोमियर है उस पे होता है काइनेटोकोर, उसके सरफेस पे होता है काइनेटोकोर, है ना। तो वो काइनेटोकोर से आपका स्पिंडल फाइबर जाकर जुड़ जा रहा है ना, हर क्रोमोसोम में दोनों साइड से जुड़ रहा है, नॉर्थ पोल से भी और साउथ पोल से भी। ठीक है, अब जुड़ने के बाद सारे क्रोमोसोम्स, जो आपका स्पिंडल का इक्वेटर है बिल्कुल सेंटर ऑफ सेल, वहां पे अलाइन हो जा रहा है ऐसे। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका मेटाफेज प्लेट बन गई एक। ठीक है, आपके स्पिंडल के इक्वेटर पे एग्जैक्टली सारे क्रोमोसोम्स अलाइन हो गए। ठीक है, ये हो गई आपकी मेटाफेज। अब देखते हैं एनाफेज क्या है। एनाफेज में क्या होता है गाइस, कि जो क्रोमोसोम्स मेटाफेज पे अलाइन हुए हैं वो अब स्प्लिट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपके जो मेटाफेज प्लेट पे अलाइन है क्रोमोसोम्स, वो साइमल्टेनियसली स्प्लिट होने लग जाते हैं और दो डॉटर क्रोमैटिड्स बननी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो दोनों अलग हो जाती हैं। ठीक है, और वो दो डॉटर क्रोमैटिड्स बन गई अब, और वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे बेसिकली वो पोल्स की तरफ मूव करना शुरू हो जाती हैं, तो बेसिकली कैसे मूवमेंट हो रहा है कि जो आपका काइनेटोकोर से अटैचमेंट है ना, जो सेंट्रोमियर से अटैचमेंट है, वो पहले खींचा जा रहा है और उसके पीछे पीछे ड्रैग हो रही है आर्म्स जो है दोनों क्रोमोसोम की, है ना। तो जो आर्म्स है वो ट्रेल कर रही है पीछे की तरफ।
तो जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहेगा कि ये आपका जुड़ा हुआ है ना, ये सारे सेंट्रोमियर्स हैं, इस पे जुड़ा हुआ है। या पहले तो इक्वेटर पे थे, अब ये दोनों अलग हो गए, स्प्लिट हो गए। स्प्लिट होके जो है ये जो सेंट्रोमियर है उससे जो आपका स्पिंडल फाइबर जुड़ा हुआ है, ये अब खींचना शुरू कर देता है पोल की तरफ। ये खींचना शुरू करता है तो सेंट्रोमियर को लेकर खींच रहा है, और जो आपके आर्म्स हैं वो पीछे पीछे मूव हो रही है, वो ट्रेल हो रही है पीछे पीछे दोनों साइड में, है ना। तो ये बेसिकली आपका हो गया एनाफेज। तो एनाफेज के अगर हम अब वापस से की जो फीचर्स हैं वो लिखें तो वो क्या क्या है। एक तो ये है कि सेंट्रोमियर्स स्प्लिट हो जा रही हैं, सेंट्रोमियर्स स्प्लिट हो रही हैं, ठीक है। और क्रोमैटिड्स सेपरेट हो जा रहे हैं, है ना। बेसिकली जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो डॉटर क्रोमैटिड न्यूक्लियाई बना रहे हैं, डॉटर न्यूक्लियाई बना रहे हैं, है ना। तो क्रोमैटिड्स सेपरेट हो जा रहे हैं। दूसरा क्या है कि जो क्रोमैटिड्स हैं, अब जो क्रोमैटिड्स सेपरेट हो गए वो दे मूव टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल, वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करने लग जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया गाइस आपका एनाफेज। अब देखते हैं लास्ट फेज क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है। ये देखते हैं कि टीलोफेज में एग्जैक्टली क्या होता है। तो गाइस अब टीलोफेज में जो है आपका फाइनल स्टेज है माइटोसिस का, ठीक है। 4 स्टेजेस होते हैं, क्या क्या होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। अब एग्जैक्टली टीलोफेज में क्या हो रहा है, फाइनल स्टेज जो इसमें क्या हो रहा है, उसमें जो है आपके क्रोमोसोम्स कहाँ चले गए हैं, अब वो पहुंच गए हैं पोल्स पे, ठीक है। तो आपका एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स नॉर्थ पोल पे है ना, और दूसरा सेट ऑफ क्रोमोसोम साउथ पोल पे, है ना। तो मान लो ऐसा कुछ सेल है, यहाँ पर जो है आपका पोल है, यहाँ पर स्पिंडल है ना, यहाँ से स्पिंडल ऐसे फाइबर निकली हुई है। एक जो है नॉर्थ पोल पे, दूसरा जो है साउथ पोल पे, है ना। अब क्या होते हैं कि ये पहले कंडेंस हुए थे, अब ये डीकंडेंस होना शुरू कर देते हैं, ये डीकंडेंस होना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, डीकंडेंस कर होना शुरू कर देते हैं। डीकंडेंस होने के बाद, ठीक है, ये बेसिकली जो इंडिविजुअल आपको दिख रहे हैं ना, ये खत्म हो जाएगा, और इसकी जगह क्या होगा कि एक ऐसे पूरा न्यूक्लियर मटेरियल बना लिया, एक इधर और एक इधर, ये पूरा डीकंडेंस हो गया, ठीक है। और ऐसे जो है आपका दो अलग अलग जो है इंडिविजुअलिटी बेसिकली उन्होंने लूज कर दी, और वो डीकंडेंस होकर एक पूरा एक लंप जैसा आप समझ लो हो गया, है ना। क्रोमेटिन मटेरियल जब वो एक मास जैसा हो गया, अब वो जो दोनों पोल्स पे दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि क्या हमारे की फीचर्स हैं टीलोफेज के, है ना, तो टीलोफेज के जो है हमारे की फीचर्स वो लिख लेते हैं। वो पहला तो है कि जो क्रोमोसोम क्लस्टर है ना, जो क्रोमोसोम क्लस्टर बन गया ऑपोजिट पोल्स पे, तो क्रोमोसोम क्लस्टर एट ऑपोजिट पोल्स, और जो डिस्क्रीट एलिमेंट थे उनकी आइडेंटिटी खत्म हो गई, एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स, है ना। दूसरा क्या है कि न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो वापस से बन जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो वापस से असेंबल होना शुरू हो जाता है अब, है ना। तो जो क्रोमोसोम का क्लस्टर है उसके अराउंड वापस से न्यूक्लियर एनवेलप आ गया। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं गाइस, तो ये हो गया क्रोमोसोम का क्लस्टर, ये सब मिक्स होकर
अब एक क्लस्टर बन गया, ठीक है। अब इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो गई। इसके अराउंड आप ये जो येलो बाउंड्री दिख रहे हैं, ये बेसिकली न्यूक्लियर एनवेलप है ना। तो इसके अराउंड जो ये येलो बाउंड्री दिख रही है, मतलब कि जो आपका न्यूक्लियर एनवेलप है वो वापस से बन गया। तीसरा एक और मेजर कि प्रो फेज में हमें कोई जो है, गाइस हमने बोला था कि उस टाइम पर हमें कोई ऑर्गेनल्स नहीं दिखते। अब क्या है इसमें कि वापस से आपका न्यूक्लियोलस है ना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, है ना, ये रीफॉर्म कर जाते हैं, ये वापस से फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या है अब कि क्रोमोसोम्स जो पहले एज क्रोमैटिड्स थे, वो सारे एक जो दो पोल्स पे शिफ्ट हो गए थे एनाफेज में, अब उन्होंने क्लस्टर बना लिया, डिकम वो जो है आपका जो है टूट कर बेसिकली, है ना, डिकंडेंस होकर। फिर उन्होंने क्या करा, उसके अराउंड जो न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो गया था पूरी तरीके से मेटाफेज में, वो वापस से आ गया। ठीक है। तीसरी चीज क्या हुई कि जो सेल ऑर्गेनल्स थे जो दिखने बंद हो गए थे जब हमारा माइटोसिस शुरू हुआ था प्रोफेज के टाइम पर, वो वापस से रीफॉर्म होने लग गए। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स फिर से आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम वापस से आ गया, जो आपका न्यूक्लियर मटेरियल उसके अराउंड न्यूक्लियोलस आ गया, है ना। तो सारे बेसिकली धीरे धीरे हमारे सेल ऑर्गेनल्स वापस से बनने लगे, मतलब कि हम अंत की तरफ पहुंच गए हैं, हमारा सेल डिवाइड होने वाला है ना। हमारा दो सेल रेडी हो रहा है एक सेल से डिवाइड होकर, और वो पूरी तरीके से डिवाइड होने वाला है। बट गाइस ये लास्ट स्टेज था, इसमें सेल तो डिवाइड हुआ नहीं। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें सेल डिवीजन तो हुआ ही नहीं, है ना। बट आपको क्या दिख रहा है कि एक छोटा सा ग्रूव सा फॉर्म हो गया है ना। तो अब देखते हैं ये कैसे होता है। ठीक है। अब आपका जो उसके बाद जो आपका सेग्रीगेशन है सेल का और दो सेल बनना है, वो माइटोसिस से अचीव नहीं हुआ, है ना। हमने क्या करा, न्यूक्लियर मटेरियल जो डॉटर न्यूक्लियस थी, जो कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है, वो तो हो गया। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि सेल डिवाइड कर जाता है दो डॉटर सेल्स में, और उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस क्या होता है, सेल का डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, क्रोमोसोम्स का या न्यूक्लियर मटेरियल का डिवीजन, है ना। अब एनिमल सेल में क्या होता है कि आपको जैसे यहाँ पर ये ग्रूव या फरो बोलते हैं, है ना, ये दिख रहा है ना, ये जो यहाँ पर ऐसे एक ये फरो दिख रहा है या ग्रूव बोल लीजिए आप, एक दिख रहा है, ये क्या है, स्टार्ट होता है, ये बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, और यहाँ ऐसे ये बीच तक बढ़ जाता है और सेल दो डिवाइड हो जाते हैं और हमारे दो सेल बन जाते हैं। इनके बीच में जो है पूरा न्यूक्लियोलस है, इसमें जो है सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये कंप्लीट बन गया। ठीक है। इसमें भी सारे ऑर्गेनल्स हैं, वो भी डिवाइड हो गए, कंप्लीट बन गया। तो दो डॉटर सेल्स बन गए, है ना। तो ये हो गया आपका एनिमल सेल में। प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में एक्चुअली सेल वॉल भी होती है ना। प्लांट सेल में उल्टा होता है गाइस। प्लांट सेल में जो आपका सेल वॉल है, ठीक है, तो बेसिकली आपका एक वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ठीक है। तो अगर मैं प्लांट सेल के आपको बताऊं इसी में, तो इस ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, है ना। प्लांट सेल में के केस में क्या होता है कि आपका बीच में सेल वॉल फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, और ये दोनों एंड पे मूव करता जाता है, ये दोनों एंड पे मूव करता जाता है। ठीक है। और मूव करते 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 ये जुड़ जाता है, इधर भी जुड़ जाता है, और ये सेल डिवाइड हो जाता है। ठीक है। और फिर ये क्या बना लेता है, दो डॉटर सेल्स। ठीक। तो प्लांट सेल में उल्टा होता है, मिडल से सेंटर से डिवीजन शुरू होता है। एनिमल सेल में क्या होता है, दोनों एंड से फरो बन के बनाकर एक ग्रूव बनाकर और डिवीजन शुरू होता है। ठीक है। अब क्या होता है कि बेसिकली नया सेल वॉल बननी शुरू हो जाती है, जहां से निकला है सेल प्लेट हम बोलते हैं, प्रिकर्सर होता है, वहां से शुरू हो जाती है बननी। ठीक है। अब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी तो हो रहा है, हमारा डीएनए तो हमने डिवाइड कर दिया, है ना, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी हो रहा है। तो बेसिकली जब हमारा सेल डिवाइड हो रहा है तो ऑर्गेनल्स जो सारे रीफॉर्म हो रहे हैं, वो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ये सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों डॉटर सेल्स में।
ठीक है। कभी कभी गाइस कुछ केसेस में ऐसे भी होते हैं कि एक्सेप्शंस होता है जहां पर कैरियोकाइनेसिस तो होता है, दो दो डॉटर न्यूक्लियाई तो बन गए, बट फिर साइटोकाइनेसिस नहीं होता, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाती है। ऐसा होता है किसमें? ऐसा होता है कोकोनट में। कोकोनट में तभी लिक्विड एंडोस्पर्म होता है। क्यों? क्योंकि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंक्टियम। ठीक, तो ये हो गया हमारा सेल डिवीजन कंप्लीट। ठीक है, अब देखते हैं एक बारी कि सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस का। ठीक है, एक गाइस सिग्निफिकेंस होता है कि ये जो आपका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो है, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है ना, उसको रिस्टोर कर रहा है। ठीक है, एक तो ये इक्वेशनल डिवीजन है। ठीक है, दूसरा ये आपका रिस्टोर कर रहा है रेशियो बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक, तो एक सिग्निफिकेंस तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा है कि आपका जो सेल रिपेयर होता है। ठीक है, तो मान लो कि आपके बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं ना बॉडी में जो कि कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते रहते हैं, जैसे आपके ब्लड सेल्स। आपको आपने ऐसा सुना होगा कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी लाइफ 120 डेज की होती है ना? तो 120 डेज के बाद मतलब नए सेल्स बन जाते हैं। तो ये हो गया आपका सेल का रिपेयर या सेल का रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो आपकी जो स्किन की ऊपर की लेयर है वो निकलती रहती है, एपिडर्मिस की लेयर हम बेसिकली आपने देखा ना, ड्राई होके स्किन निकल जाती है, ऊपर के सेल्स निकल जाते हैं, डेड सेल्स। और बेसिकली क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली बॉडी नए नए सेल्स बनाती रह रही है ना? तो सेल्स ऑफ अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, वैसे ही आपके गट की जो लाइनिंग है उसके सेल्स, या आपके ब्लड सेल्स, ये कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते रहते हैं। किस मेथड से डिवाइड करते हैं? माइटोसिस से। ठीक है, तो सेल रिपेयर में बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। दूसरा क्या है कि आपका सेम केस प्लांट्स में। प्लांट्स में क्या होता है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, जो एपिकल और लेटरल कैम्बियम होते हैं, है ना, वो कंटिन्यूअस ग्रोथ देते रहते हैं प्लांट को थ्रू आउट देयर लाइफ, है ना? तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, ये जो आपके मेरिस्टेम्स हैं, ये कैसे डिवाइड हो रहे हैं? ये डिवाइड हो रहे हैं माइटोसिस से। ठीक है, तो आपका बहुत ही बेसिकली सिग्निफिकेंट रोल है माइटोसिस का इन रिस्टोरिंग द रेशियो ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, in cell repair and replacement in case of animals, like say repair and replacement of cell of upper layer of epidermis, lining of the gut and blood cells, or in case of plants, the apical and lateral cambium, that means the meristematic tissues which basically keeps on growing throughout the plant life. They give continuous growth throughout the plant life. ठीक है, तो ये तीनों में जो डिवीजन सेल का हो रहा है वो माइटोसिस के थ्रू ही हो रहा है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि माइटोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है दोनों ही प्लांट और एनिमल के केस में, सेल डिवीजन में। ठीक है, और ये क्या है? इक्वेशनल डिवीजन है। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने माइटोसिस भी खत्म कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मियोसिस पढ़ने वाले हैं, वो भी एक तरीके का डिवीजन ही होता है। ठीक है, अब वो कहाँ होता है वो देखेंगे, वो कैसे अलग होता है वो देखेंगे, बट उसके पहले आपको माइटोसिस क्लियर हो जाना चाहिए। ये वीडियो देखने के बाद एक बार जाकर वापस से एनसीईआरटी रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, और कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा। आप मुझे कमेंट में लिखकर अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। और गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिएगा, जितना शेयर कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको सारे अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।